की स्टैंडर्ड मैगजीन में 30 राउंड आ सकते हैं और ये कर्व शेप की होती है ताकि कारतूस आसानी से बैरल में जा सके। शूटर फ्रंट और रियर साइड की मदद से निशाना लगाता है। AK-47 और AKM की मैक्सिमम इफेक्टिव रेंज लगभग 400 मीटर की होती है। पहली बार फायर करने के लिए ऑपरेटर एक लोडेड मैगजीन को लगाता है, फिर चार्जिंग हैंडल को पीछे खींचकर छोड़ देता है और फिर ट्रिगर दबाता है। सेफ्टी लीवर की मदद से शूटर राइफल को अलग अलग मोड पर सेट कर सकता है। सबसे ऊपरी स्थिति में राइफल सेफ मोड पर है। इस मोड पर सेफ्टी लीवर राइफल को लोड होने से रोकती है। यहाँ पर AK-47 का ट्रिगर मैकेनिज्म दिखाया गया है। जब राइफल सेफ मोड पर है तो ट्रिगर ब्लॉक हो जाता है और इसलिए ट्रिगर को नहीं दबाया जा सकता है। जब सेफ्टी लीवर सबसे निचले स्थान पर होती है तो ट्रिगर अनब्लॉक हो जाता है और राइफल अब सेमी ऑटोमेटिक मोड पर है। जब ट्रिगर दबाया जाता है तो हैमर मेन स्प्रिंग के दबाव में फायरिंग पिन पर चोट करता है। फायरिंग के बाद बोल्ट कैरियर पीछे आता है और हैमर को पीछे धकेल देता है। डिस्कनेक्टर हैमर को पकड़ लेता है। बोल्ट कैरियर रिकॉइल स्प्रिंग के कारण अपनी पहले वाली स्थिति में चला जाता है, जबकि हैमर डिस्कनेक्टर में फंसा रह जाता है। जब ट्रिगर रिलीज किया जाता है तो डिस्कनेक्टर हैमर को छोड़ देता है, पर तुरंत ही हैमर ट्रिगर में अटक जाता है और अब राइफल फिर से फायर करने के लिए तैयार है। इस प्रकार सेमी ऑटोमेटिक मोड में एक बार ट्रिगर दबाने पर राइफल एक ही राउंड फायर करती है। दूसरा राउंड फायर करने के लिए ट्रिगर को रिलीज करना जरूरी होता है। फुल्ली ऑटोमेटिक मोड में सेफ्टी लीवर बीच की स्थिति में होती है और डिस्कनेक्टर को ब्लॉक करके रखती है। इस केस में फायरिंग के बाद जब बोल्ट कैरियर हैमर को पीछे धकेलता है, डिस्कनेक्टर हैमर को नहीं पकड़ पाता है। लेकिन अगर हैमर को किसी चीज से रोका नहीं गया तो यह बोल्ट कैरियर के साथ वापस चला जाएगा। इसे रोकने के लिए ऑटो सीयर का इस्तेमाल किया जाता है। बोल्ट कैरियर के वापस लौटते समय ऑटो सीयर हैमर को रोक कर रखता है। वहीं बोल्ट कैरियर वापस लौटने के दौरान ऑटो सीयर को हैमर से डिसएंगेज कर देता है और इसलिए हैमर ऑटोमेटिकली फायरिंग पिन पर चोट कर देता है। यही कारण है कि फुल्ली ऑटोमेटिक मोड पर राइफल तब तक फायर करती रहती है जब तक ट्रिगर को रिलीज नहीं कर दिया जाता या मैगजीन खत्म नहीं हो जाती। अब हम देखेंगे कि कारतूस को बैरल में कैसे लोड किया जाता है। जब बोल्ट कैरियर वापस आ रहा होता है, बोल्ट जो कि बोल्ट कैरियर में रखा होता है, मैगजीन में से एक कारतूस को बैरल में धकेल देता है। कारतूस का पिछला हिस्सा बोल्ट में लगे एक्सट्रैक्टर में फंस जाता है। कारतूस लोड करने के बाद बोल्ट घूम जाता है ताकि इस पर बने लॉकिंग लग्स की मदद से इसे लॉक किया जा सके। अब बोल्ट पीछे की ओर नहीं जा सकता है और फायरिंग के दौरान अपनी स्थिति में मजबूती के साथ बना रहता है। बोल्ट को बोल्ट कैरियर के अंदरूनी हिस्से में बने कैम गाइड के माध्यम से घुमाया जाता है। बोल्ट कैरियर के आगे जाने पर बोल्ट लॉक हो जाता है और पीछे आने पर वापस अनलॉक हो जाता है। अब बंदूक फायरिंग के लिए तैयार है। ट्रिगर दबाने पर हैमर फायरिंग पिन पर चोट करता है जो कि बोल्ट के अंदर रखी होती है। बदले में फायरिंग पिन कारतूस के प्राइमर पर चोट करती है। प्राइमर में इम्पैक्ट सेंसिटिव एक्सप्लोजिव होता है जो झटका लगने पर जल जाता है। इसके कारण कारतूस में रखे गन पाउडर में आग लग जाती है और बुलेट के पीछे की जगह बहुत सारी हाई प्रेशर गर्म गैसों से भर जाती है। क्योंकि इन गैसों के पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, यह बुलेट को पीछे से बहुत फोर्स के साथ धकेलती हैं, जिसके कारण बुलेट बहुत तेज गति के साथ बैरल से बाहर निकलती है।
यह एक्सपेंड होती हुई गैसें गैस पिस्टन को पीछे की तरफ धकेल देती हैं। यही वजह है कि इस तरह की रिलोडिंग को गैस ऑपरेटेड रिलोडिंग कहा जाता है। बोल्ट कैरियर गैस पिस्टन से जुड़े होने के कारण गैस पिस्टन के साथ पीछे जाता है। पीछे जाते समय कैम गाइड बोल्ट को घुमा देता है, जिससे यह अनलॉक हो जाता है। अब बोल्ट कैरियर के साथ पीछे जा सकता है। खोखा एक्सट्रैक्टर की मदद से पीछे आता है और इजेक्टर इसे बाहर निकाल देता है। पीछे जाते समय बोल्ट कैरियर हैमर को पीछे धकेल देता है और वापस आते समय बैरल में अगला राउंड लोड कर देता है और इस प्रकार मोड के अनुसार राइफल अगला राउंड फायर करने के लिए तैयार है।